हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर जाकिर ऑफिशियल। तो आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखना बहुत ज़रूरी होता है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप पेपर देते हो उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखोगे तो आपको वो आइडिया नहीं मिलता है कि पेपर किस तरह का आता है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के कितने होते हैं, 4 मार्क्स के कितने होते हैं, और इसी अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन चलती है। तो आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको ये देखने में कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u। ये चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आपको सिर्फ जीरोज बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है 4u², अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे इसकी तो हम लिखेंगे 4u² को हम लिखेंगे, इसमें भी 4 है और यहाँ पे 8 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे। देखो इसमें u² है, u² का मतलब होता है u इंटू यू, तो इनमें हम एक u को कॉमन निकालेंगे क्योंकि इसके पास भी एक u है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4u इंटू, यहाँ पे लिखेंगे हम u, अंदर क्या बचेगा u+2 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u+2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में या तो 4u 0 होगा या तो u+2 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u कितना हो गया, u इज इक्वल टू 0, और u किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम अगर जीरोस की बात करेंगे तो जो जीरोस इसमें निकलेंगे वो है u इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जो आ जाएगा u इज इक्वल टू 0, -2। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है ये 0 हो जाती है। ठीक है, इन दो वैल्यूज पे 0 हो जाती है, तो इसके जीरोस हमें क्या मिलेंगे, u 0 एंड -2। ये हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है इवेंट की, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इसमें आपको अब ये नहीं देखना है कि अब आपको इम्पॉसिबल इवेंट ही याद करके जाना है, नहीं, आपको देखना है कि इससे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है बताइए श्योर इवेंट कौन होता है, तो श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी भी किसी भी इवेंट की, जो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एनी इवेंट अगर हम देखेंगे वो होती है ऑलवेज, क्या होती है, ऑलवेज। कोई भी इवेंट हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सपोज, तो वो ऑलवेज होती है लेस देन और इक्वल टू 1, बट होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात आप याद रखिए, बस। ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, या 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकता है, इन दोनों या इन दोनों के दरमियान हो सकता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए यही क्वेश्चन, यही मैं बात कर रहा था, 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 0.1 हो सकता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर ही बोला कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो अगर ये 0 हो गई तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 हो गई तो दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 0.1 है तो हम बोलेंगे ट्रू, ये ट्रू है क्योंकि 0.1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, हाउ मनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। बोलिए सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखिए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा, देखिए सर्कल यहाँ पे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है ये सर्कल। ये देखिए सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। तो कितनी टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट डाल सकते हैं। देखिए जितने पॉइंट्स इतनी टेंजेंट डाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो होती है जिसकी रेडियस आर होती है, किसके बराबर होती है, हमें पता है वो होती है 2πr। कितनी होती है, 2πr। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, √3 इज ए रैशनल नंबर। क्या √3 रैशनल नंबर है, हम बोलेंगे नहीं, ये फॉल्स है, √3 इज ए रैशनल नंबर नहीं होता है ये, तो ये फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है,
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? अगर हम दो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज याद रखना, रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है? इरेशनल। जैसे आपने लिया √3, ये इरेशनल नंबर है, +2 जो कि रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर ही बन जाता है। ये फिर से बन जाएगा एक इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? एन इरेशनल। ठीक है। इसके बाद HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। HCF आपको निकालना है 12, 15 और 21 का। देखिए हम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के भी। जो 12 होता है, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 4 × 3, और 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, और 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए HCF इनका क्या बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सब नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वही हमें लेना है। तो यहाँ पे 3 सब में कॉमन है, तो हम लिखेंगे 3। तो 3 इसका आंसर है। क्या आ जाएगा? 3। क्योंकि देखिए इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है, या इसके पास मल्टीप्ला 4 कोई नहीं है, या इसके पास कोई नहीं है, तो ये बाकी सब इनमें नहीं होंगे। तो इसमें 3 जो है वो इसका आंसर है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन पैरेलल टू। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाना है जिससे हमें पता चलेगा कि इसका जो है वो कहाँ से पास हो रही है। ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x, हम y इज इक्वल टू 4x है यहाँ पे। अगर हम y यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ा x और y के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगा? वो भी 0 ही आता है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे जस्ट पुट करना है। जैसे यहाँ पे हमने 1 किया, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा? 4 1 4 आ गया। इसी तरह हम कोई और वैल्यूज़ मिनिमम 3 पॉइंट से आप चेक कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू, अगर हम 2 यहाँ पे डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो 4 2 8 हो गया, तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे ग्राफ एक खींचना है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऑरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है? देखिए पहली बात 0 0 से पास होता है, बिल्कुल। फिर 1, सपोज ये 1 है, ये 1 है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट अगर यहाँ पे 0 0, फिर 1 1 यहाँ पे, फिर 2 और 8, यानी कि x एक्सिस पे आपको 2 जाना है और y एक्सिस पे 8 जाना है। सपोज 8 यहाँ पे आता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट बनेगा। अगर हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे, देखिए ये लाइन पास होती है थ्रू ऑरिजिन, तो हम बोलेंगे पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है। अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। if the pair of linear equations has unique solution then the line is representing these equations। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिनकी यूनिक सोल्यूशन होती है, यूनिक सोल्यूशन होती है, तो लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो लाइन्स ये रिप्रेजेंट करती है यूनिक सोल्यूशन का मतलब वो इंटरसेक्ट करती है एट ए वन पॉइंट, यानी कि इनकी एक ही सोल्यूशन होती है, दैट इज दिस पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन कौन आएगा? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात चलते हैं। तो 30th टर्म ऑफ एन AP क्या होगी अगर हमारे पास AP दी हुई है दिस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म जो होती है, nth टर्म हमने एक फॉर्मूला आपने याद की होगी, एन का मतलब होता है nth टर्म किसके बराबर होती है? a + n-1 × d। वायर जो a होती है, ये होती है किसनी? ये फर्स्ट टर्म होती है। n होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, और d होती है कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें यहाँ पे 30th टर्म निकालनी है, a 30 लिखेंगे हम, ठीक है। तो a होती है फर्स्ट टर्म कितनी होती है? 10 है यहाँ पे, प्लस n होगी कितनी टर्म्स है टोटल? तो हमें पास 30 टर्म्स है टोटल। 30 -1, कॉमन डिफरेंस क्या होती है? ये होती है a2 - a1। d जो होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे d होता है बराबर a2 - a1, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 - 10, वो कितना आता है? वो -3 आता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितनी है? -3 है यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे अब ऐसे, 10 + 30 में से 1 जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? 29 × -3, 29 × -3। जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये आपका आ जाएगा -77। कितना आ जाएगा? -77। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -77। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो ऐसे ही जब ऑप्शन को पूरा नहीं देखते हैं, वो +77 को मार्क करते हैं, जो कि उस टाइम गलत। यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये डिलिबरेटली होता है कि यहाँ पे आपको +77 भी दिया होता है, लेकिन ये चूज़ करने से पहले आपको देखना है कि आपका आंसर क्या है। लेकिन फिर वहाँ पे गलती कर बैठता है, फिर जब घर में देखता है तो फिर उसको अफसोस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज
थीटा इंक्रीजेस, बोल रहा है अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। ज़रा देखते हैं, अगर हम देखेंगे कॉस जो है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 होता है बराबर 0। अब देखिए जब हम 0 से 90 की तरफ गए तो वैल्यू इसका क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि वो डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस वैल्यू पुट करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इंटू tan 30 का वैल्यू, सीधा tan 30 का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए √3, 2/√3 बन जाएगा, 2/√3। अगर हम ये जो डिवाइड में है, पूरा डिवाइड हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो √3 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको 3 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। नहीं, ये पूरा डिवाइड है, इसका यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/√3 होल डिवाइड बाई, ये देखो 3 1 ज़र 3 माइनस 1 हो गया 2/3, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वहाँ पे बचा क्या, ऊपर है 1/√3 और यहाँ पे जो आपका 1/3 है वो ऊपर चला जाएगा 3/1, होगा कि नहीं, जो आपने पढ़ा है आपको पता होगा ये। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लिखेंगे 3/√3। अगर हम इस 3/√3 को रैशनलाइज करेंगे, 3/√3 आता है, रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा 3, ये √3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा √3, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ an यानी कि nth टर्म जो है वो n² + 1 है, तो थर्ड टर्म क्या होगी, a3 का मतलब थर्ड टर्म। तो a3 जो होता है यहाँ पे हम n के बजाय 3 डालेंगे, यहाँ पे 3² + 1 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सीधा आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। यहाँ पे दिया है देखो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एक ऑप्शन क्या है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तब आपके रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं रूट्स आपके। जब लेस देन 0 होता है तब जो आपके रूट्स होते हैं इमेजिनरी, क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे आपको इमेजिनरी इसका कंसेप्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, लेस देन 0 को आप बोलिए नो रूट्स, आप यहाँ पे फिलहाल के तौर पर याद रखिए नो रूट्स, कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 जब होता है तब आपके होते हैं रियल एंड अनइक्वल, एक होते हैं रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रियल एंड अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये ख्याल रखना 2 होने चाहिए। यहाँ पे भी 2 रूट्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे इक्वल है, लेकिन यहाँ पे रियल रूट्स है लेकिन अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम बताना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीकों से आप कर सकते हो, ये एपी के फॉर्म में, और यहाँ सिंपली आपको जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है वो पता होगा, वहाँ से भी निकल जाएगा। अगर हम एपी के फॉर्म में करेंगे तो कैसे होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 3, सेकंड टर्म बन जाएगी 6, मल्टीपल्स लिखने हैं, थर्ड टर्म बन जाएगी 9, फोर्थ टर्म बन जाएगी 12 एंड फिफ्थ टर्म बन जाएगी 15। तो ये आपकी एक एपी बन जाती है जिसकी कॉमन डिफरेंस देखो 3 है। कितनी है कॉमन डिफरेंस, 3, 12 में से 9 3, 15 में से 12 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो सम ऑफ कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स आपको पता होती है, एक फॉर्मूला होती है सम ऑफ n टर्म्स, वो होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होती है आपकी फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे है 5, n का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
और a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से अगेन 5, कॉमन डिफरेंस अगेन 3, तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो जो सम ऑफ 5, जो सम आ जाएगा आपका फर्स्ट 5 टर्म्स का, वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 45। कितना, 45 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर 45 आ जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। हमें पता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो हमने फॉर्मूला पढ़ी है, वो कितनी होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए, ये आप लीजिए x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका आंसर आता है आपका 2√2, कितना आता है, 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मीन ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, आपको मीन बताना है फर्स्ट n नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन बताना है। देखिए मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और जो आपका मीन होता है वो होता है सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने ऊपर निकाला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द मूड ऑफ द गिवन डेटा। मूड होता है जो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन है, देखो 3 कितनी बार है, एक बार, 2, और ये 3 बार है। तो अब देखिए 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 6 एक बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 4 2 बार है। तो यहाँ पे मूड इसका क्या हो जाएगा, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका मूड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप देखोगे वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। Find whether the pair of linear equations this and this are consistent or inconsistent। यहाँ पे आपको बोलना है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो जब ये दो इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलती है, यूनिक सोल्यूशन मिलती है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलती है, तब वो होती है कॉन्सिस्टेंट, तब हम बोलेंगे ये कॉन्सिस्टेंट है। और अगर आपको जो है कोई सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिली, तो उनको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलती है तो ये कॉन्सिस्टेंट बनेगा, कॉन्सिस्टेंट बनेगा, इनकॉन्सिस्टेंट बनेगा, ये सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको बोलना है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 होगा तो हम बताएंगे ये रियल है और इक्वल है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू लेस देन 0 आ गया तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स, या आप बोलोगे नो रूट्स। अभी आपको ये इसमें इमेजिनरी कंसेप्ट पता नहीं है तो आपको यहाँ पे बोलेंगे नो रूट्स। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, या हम डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आपको सीधा ट्रायंगल लेना है, ऐसे राइट ट्रायंगल लेना है, और साइन ए कोई सपोज लेट अस से दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। अब यहाँ पे राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे, उस ए साइन ए आपको दिया हुआ है। साइन ए किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड इसका कौन हो गया, बी सी, तो हम 3 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको x लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल जाएगा ये वाला साइड भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया, 16 माइनस यहाँ से आएगा 9, -9 हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 7 के बराबर, यानी कि आपका एक्स हो जाएगा बराबर √7। ठीक है, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, √7, तो ये √7 लिख सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप cos a और tan a निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2 दिस। आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से, -2 एंड 9। जैसे हम -2 यहाँ से डालेंगे वो तो हो गया एक्स एक्सिस पे -2, सपोज ये -2 है यहाँ पे, -2 और 9 है यहाँ से। ठीक है,
ये 9 है, तो ये पॉइंट है -2 एंड 9, ये इक्विडिस्टेंट है किसी पॉइंट से जो कि x एक्सिस पे है। सपोज हम बोलेंगे x1 0 x एक्सिस पे होगा, तो ये इक्विडिस्टेंट है। और -2 9, 2 एंड -5, दूसरा पॉइंट क्या है 2 एंड -5, 2 यहाँ पे सपोज होगा एंड -5 यहाँ से कहीं पे होगा, ठीक है। ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस कितनी है, इक्वल है। या बोलिए यहाँ पे दूर कहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। आपको इक्वेट करनी है दोनों डिस्टेंस, जो दोनों डिस्टेंस को आपको इक्वेट करना है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको चॉइस भी दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज दिस एंड दिस इज 10। अब यहाँ पे जो है इनके दरमियान आपको डिस्टेंस से वही डिस्टेंस फार्मूला लगानी है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10, 10। अब यहाँ पे ये y वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे अगर हम देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली 1 एंड 1। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो, जैसे आपको जो है -b/a होता है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, वहाँ से आपको ये दोनों आपको गिवन है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा, तो हम अब क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं जो, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये टफ है या आपको आंसर निकालने में, सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप बता सकते हैं, तो हम इसकी सोल्यूशन डाल देते हैं। और ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं, यही क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जैसे, यानी कि प्रोसीजर तो सेम ही है, प्रोसीजर तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। सर्कल में, यानी कि सेक्टर हो गया कोई हिस्सा आपका होता है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, आपको आराम से निकल जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी में क्या आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर दिस। एक रोम्बस आपको दिया होगा जिसके वर्टिसेस आपको दिए होंगे, ये वर्टिसेस सारे दिए होंगे, तो आपको इसका जो है एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके बाद आपको और एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ पे एक वर्ड्स का खास कारण है, सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कल के बाहर है, ये सर्कल के बाहर है ऐसे, लेकिन ये ऐसे इनको टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग वही होगा, यहाँ पे भी ये टच कर रहा है ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल टच, जैसे यहाँ पे बनाऊंगा मैं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसे होता है, ऐसे इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो प्रूव दैट ये पैरेललोग्राम जो है सर्कल, अगर ये पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, वो एक रोम्बस होगा, ये आपको प्रूव करना है। आपको रोम्बस की जो सभी प्रॉपर्टीज है वो याद होनी चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कॉर्ड होगा लार्जर सर्कल का, वो टच करता है स्मॉलर सर्कल को, इज बाइसेक्टेड एट द मिड ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे एक लार्जर सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक हो गया, जिनका सेंटर सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट पे अगर कॉर्ड जो हो लार्जर सर्कल का, वो यहाँ पे जो है ये बाइसेक्ट किया जाता है इसके द्वारा, तो ये यहाँ पे आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, बिल्कुल सर्कल की तरह होता है, ये कितना एरिया स्वेप्ट यहाँ पे सेक्टर का बन जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद शो दैट 3√3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। और 31 क्वेश्चन नंबर इसके बाद, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये आपका सिमिलरिटी में, जो ट्रायंगल सिमिलरिटी में आता है, अगर एक लाइन करती है बाइसेक्ट दो साइड्स को, तो ये थर्ड साइड्स को पैरेलल होगी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके बाद ये ट्रेपीजियम से क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो ट्रेपीजियम्स को भी अच्छी तरह से आप नज़र दे के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आपको ये एग्जाम में आएंगे, नहीं तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बिल्कुल जो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन दिखाया था उसी के बिल्कुल उसी पैटर्न से हो जाएगा ये। और सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन, अब देखो प्रोबेबिलिटी में से आपको क्वेश्चन मिलता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, आपको कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड फेस कार्ड इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जैक इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको ये प्रूव करना है इसमें, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आप जो फिगर बनाओगे तो उसमें ये सभी मैच करोगे तो आप देखोगे कौन सी आइडेंटिटी उसमें लगेगी, ये प्रूव करने के लिए वो अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं, तो उसकी सोल्यूशन में डाल दूंगा। E is a point on the side AD producer of a parallelogram। देखो फिर से पैरेललोग्राम पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स सब आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होती है, वो आपको बिल्कुल उनको नजर दे के जाना। यहाँ पे वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। आपको पता होते हैं इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो वहाँ पे आपको ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेना है, वहाँ पे आपको निकल जाएगा वैल्यू ऑफ के, ठीक है। द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगी, आपका जो आंसर निकल जाएगा आराम से। ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ट्राई करके जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कमेंट्स में बता दीजिए, तो हम आपको सोल्यूशन दे देंगे इस क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि मैथ में ये है कि आप रट्टा नहीं मार सकते हो, जब आप रट्टा मारोगे तो क्या हो जाएगा, रट्टा मारने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा इन्होंने वैल्यू को इधर उधर किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह सुफेरिकल गिलास, देखो सुफियर पे आपका क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका इसका निकालना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सुफेरिकल पार्ट इज दिस, आपको वॉल्यूम जस्ट वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck on each of its end, the length of the entire capsule is 14 mm, find the surface area। देखिए सरफेस एरिया यहाँ पे आप निकालना है, ठीक है। शेडो ऑफ टावर, देखो देखो हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही होता है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। Find the height of the tower। आपको टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। और इसमें आपको चॉइस भी दी हुई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्कुल इसी में से आपको ऑप्शन दिया है, तो आप दोनों में से कोई क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है ट्वाइस सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपको आराम से क्वेश्चन में ध्यान दो क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, ठीक है। 39 क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल दिस, बिल्कुल सिमिलरिटी जो ट्राइंगल सिमिलरिटी आपने पढ़ी है वहाँ से क्वेश्चन बना है, तो आपको प्रूव करना है दैट क्या करना है प्रूव आपको, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ये सभी थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो हम उस क्वेश्चन में सोल्यूशन दे सकते हैं, और बिल्कुल ईजी सोल्यूशन देंगे जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आएगी, और आप बहुत अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे टारगेट रखना। मैथ्स का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे अगर आपका मेथड बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।